हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 91 पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी के 50 क्वेश्चन, जो कि रैपिड फायर के तौर पर होगा। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एंशियंट, कला, साहित्य सभी के वीडियो हम जीएस जीके की भी वीडियो डालते रहेंगे। डेली के डेली 50-50 क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। इसका लाभ उठाने के लिए एसएससी यूपीएसआई वाले, अभी एसएससी जीडी और यूपीएसआई का जो पेपर लगा हुआ है, उसके लिए हमारे वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन कराएंगे टोटली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन एग्जाम लेवल में पूछा गया होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और लाइक कमेंट करिए। तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो हमारा जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसका आधार था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या था? भारतीय अधिनियम, सॉरी कैबिनेट मिशन प्लान जो था, कैबिनेट मिशन आया था तभी उसको लाया गया था। क्या बोलते हैं, संविधान सभा की मांग की गई, संविधान सभा गठित होगा जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए होगा। तो क्या जगह ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसका सम्मिलन संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम और 1976 के माध्यम से किया गया था? तो हम आइए देखते हैं वो कौन सा था। हमारा जो था, गरिमा शब्द नहीं जुड़ा हुआ था। क्या गरिमा जो शब्द था वो माध्यम से, इसके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में ऐड नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिक समता का आशय क्या है? तो नागरिक समता का जो आशय है वो है कानून के समक्ष समानता। क्या है? कानून के समक्ष समानता। क्या है? कानून के समक्ष समानता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार हम जानते हैं किसके पास है। या राष्ट्रपति के पास है, सभापति या राज्यपाल, राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास है, या इनमें से कोई नहीं? तुम्हारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार है वो है उपराष्ट्रपति को। किसको है? उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? तो वो अधिकार नहीं है या सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, शोषण शोषण से संरक्षण, या शिक्षा? तुम्हारा उत्तर हो जाएगा रोजगार। जो रोजगार है वो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार वो एक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसको है? तो हम जानते हैं वो अधिकार है हमारे भारत के राष्ट्रपति को। हम भारत का राष्ट्रपति अगर किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को चाहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना, तो वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल होना चाहिए? जो संसद है उनके बीच का जो समय का अधिक से अधिक कितने बीच का अंतराल होना चाहिए? तो हम जानते हैं 4 माह, 6 माह, 8 माह या 9 माह। हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो है 6 माह। 6 माह से अधिक का अंतराल हमारे संसद के दोनों सत्र के बीच में नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का विषय, शिक्षा का विषय ये क्या है? शिक्षा का जो विषय है ये संघीय सूची में है, या राज्य सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है, या अविष्ट विषयों में आता है? जो शिक्षा का विषय है वो हमारे समवर्ती सूची में आता है, राज्य और केंद्र दोनों के लिए आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 250, 238, 245, 248। हमारा जो उत्तर हो जाएगा इसका राइट 238। कितनी होनी चाहिए? 238। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर 5 वर्ष के बाद वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है? हर 5 वर्ष के बाद वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद, संसद, राष्ट्रपति, नियंत्रण, या महालेख परीक्षक? तुम्हारा उत्तर हो जाएगा जो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है वित्तीय आयोग का गठन? हमारा राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो हम जानते हैं संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक तब बुलाया जाता है जब एक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक या कर दूसरे संसद द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। कब? जब एक द्वारा किसी एक लोकसभा में या राज्यसभा में पारित हो जाए या दूसरा लोकसभा या राज्यसभा उसको अस्वीकार कर दे, तब क्या बुलाया जाता है? संयुक्त संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? जो राज्यसभा द्वारा है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को कितनी अधिकतम अवधि तक निलंबित किया जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 महीने तक निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारत में किस राज्य भारत में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है?
कब किया जाता है राष्ट्रपति लागू शासन लागू कब किया जाता है? जब किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जाए। यदि जो संविधान के अनुसार लिखा गया, यदि कोई राज्य उसके अनुसार से नहीं चलता, तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार से राज्यों के अंतरिम संसाधन सांविधिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वित्तीय आयोग की सिफारिश पर होता है। किसकी सिफारिश होता है? वित्तीय आयोग की सिफारिश पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन करता है? वित्तीय आयोग की सिफारिश होता है। किसकी सिफारिश होता है? वित्तीय आयोग की सिफारिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आज़ादी पूर्व निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो किस राज्य ने पंचायती राज अपनाया था? तो वो था राजस्थान। यहाँ पे उत्तर थोड़ा गलत आ रहा है। आज़ादी के पूर्व, पहले तो बिहार ने अपना लिया था। हाँ, सही क्वेश्चन है। आज़ादी के पूर्व किसने पंचायती राज को अपनाया था? तो वो था बिहार। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद नहीं बोला, आज़ादी के पहले, पूर्व, पहले। ओके। भारतीय संसद किस राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है? किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। कौन? भारतीय संसद। तो उसके द्वारा कौन सा बहुमत चाहिए होता है उनको? सामान्य बहुमत द्वारा वो किसी भी राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती हैं। ये हमारे भाग 1 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? मतलब जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनको कितनी बहुमत के साथ मतलब हटाया जा सकता है, किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो उसके लिए क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उनको जांच करने के और रिपोर्ट बनाने का आदेश देगा और राष्ट्रपति उनको निष्कासित मतलब हटा सकता है। कौन? संघ लोक सेवा आयोग। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। कोई भी विधेयक प्रवर समिति को जब भेजा जा सकता है तो अध्यक्ष के विधेयक से किसी भी अवस्था में, किस अवस्था में? अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में भेजा सकता है। जो अध्यक्ष रहता है, संसद का अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा का, उसके विवेकानुसार किसी भी अवस्था में भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीति शक्ति का स्रोत है। भारत में राजनीति शक्ति का स्रोत क्या है? वो है हम लोग अर्थात जनता। जो जनता है वो राजनीतिक शक्ति है। क्या है? राजनीतिक शक्ति जो वोट डालते हैं। अगला देखते हैं। एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम कर सकता है? एक पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक कार्य कर सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 9 वर्ष तक वो कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो हम जानते हैं अनुच्छेद 352, 56 और 60। 52, 56 और 60 जो है आपातकाल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्ता का निर्णय किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो हम जानते हैं कि संसद द्वारा। जो संसद के सदस्यों का जो वेतन होता है, सैलरी होती है, वो कौन निर्णय करता है या कौन निर्धारित करता है? वो हमारा संसद करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था? किसके आधार पर दिया गया था? तो हम लोग जानते हैं 370 के आधार पर उनको विशेष दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावाहन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वो होता है हमारे राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? संसद के दोनों सत्रों का सत्रावाहन कौन कर सकता है? हमारा राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? तो हम जानते हैं सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज राजस्थान ने अपनाई थी। आज़ादी के बाद पहले क्या पूछा था? आज़ादी के पहले पंचायती राज कौन अपनाया था? तो वो था बिहार। अब आज़ादी के बाद कौन अपना रहा है 3 स्तरीय पंचायती राज? वो है हमारा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख है भारतीय संविधान में कहाँ मिलता है? सामाजिक न्याय हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है संविधान के? तो उद्देश्य का स्तर अथवा प्रस्तावना, जो कि संविधान का हृदय बोला जाता है या संविधान का, उसमें मिलता है, प्रस्तावना में मिलता है सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान, 352 के अंतर्गत जो आपातकालीन लगता है उस स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? मतलब ऐसे कौन से संवैधानिक उपबंधन जो कि हटा दिए जाते हैं? तो हम जानते हैं वो क्या क्या है? हमारा मूल अधिकार। जब हमें
आपातकाल लगता है किसी भी राज्य किसी भी देश में, तो वहाँ के लोगों का मूल अधिकार जो निलंबित हो जाता है, बस 21 और 22 को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं। किस आयु तक बच्चों को किसी फैक्ट्री कारखाने या खतरनाक काम करने से नियुक्त करने की मनाही है? मतलब उन्हें किसी फैक्ट्री कल कारखाने या खतरनाक काम करने पर रोक है, मतलब वो किसी भी बच्चों का फैक्ट्री कारखाने और खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। कितने वर्षों तक के? तो 14 वर्षों तक के। कितने वर्षों तक के? तो 14 वर्षों तक के बच्चे को। आगे बढ़ते हैं। गौ वध पर, मतलब गायों के वध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? तो वो है हमारे नीति निर्देशक तत्व 48 के अंतर्गत। किसके? नीति निर्देशक तत्व 48 के अंतर्गत। अगला सवाल देखते हैं। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रस्तावना अधिकार देता है? नौकरी और शिक्षा संस्था में समाज के कमजोर वर्ग जो कि समाज में कमजोर है, उनको नौकरी और शिक्षा में समाज में बराबर लाने के लिए जो आरक्षण है वो केंद्र सरकार को किस संवैधानिक प्रस्तावना प्रावधान द्वारा दिया गया है? तो वो हमारे दिया गया है अनुच्छेद 16 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 16 के द्वारा दिया गया है। धर्म जन्म स्थान और वर्ण के आधार पर, मतलब प्रतिषेध, उसका प्रतिषेध। ओके, जन्म वर्ण और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अगला देखते हैं। यदि चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट है कि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा, तो वह कितनी अवधि के लिए उसे सदस्य बनने या निर्वाचित सदस्य के बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है? तो वह है हमारा 3 वर्षों के लिए। यदि कोई भी जो होता है, यदि कोई भी चुनाव लड़ता है कोई भी उम्मीदवार, उसमें जो उनका खर्चा है, मतलब चुनाव प्रचार में कितना उन्होंने खर्च किया, इसका लेखा जोखा प्रस्तुत या उसकी मतलब प्रस्तुत करने में असफल होते हैं या विफल हो जाते हैं, तो उन्हें आयोग द्वारा 3 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को वस्तु एवं सेवा कर, मतलब जीएसटी लगाने का अधिकार दिया है? संविधान के किस उपबंध में जीएसटी लगाने का अधिकार है? तो वो है हमारे अनुच्छेद 246। जीएसटी का संबंध किससे है? अनुच्छेद 246 से। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, ये पूछ भी सकता है। अनुच्छेद जीएसटी जो है हमारे अनुच्छेद 246 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनैतिक अधिकार है? कौन सा अधिकार हमारा एक राजनैतिक अधिकार है? तो कौन सा हमारा राजनीतिक अधिकार है? कानून के सामने समानता का अधिकार। किसके सामने? कानून के सामने समानता का अधिकार हमारा एक राजनीतिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। क्या है? कानून के सामने समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून का न्यायनीय करना, मतलब कानून का निर्णय करना। कानूनों का न्यायनीय करना मतलब जो कानून है उनका निर्णय करना। न्याय निर्णय करना मतलब न्यायिक जो है उसका निर्णय देना ही हमारे न्यायपालिका का काम होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता का भुगतान किया जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन भत्ता कौन भुगतान करता है? तो हम लोग जानते हैं उनका वेतन भत्ता भारत की सचिव निधि से होता है। कहाँ से? संचित निधि से। कहाँ से? संचित निधि से। राष्ट्रपति का भी वहीं से होता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है? अनुच्छेद 14 के तहत क्या बोला गया है? समानता का अधिकार। किसका? कानून के सामने समानता और कानून के सामने सुरक्षा का अधिकार। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 14 के अंतर्गत 14 क्या है हमारे? ये सब हमारे मूल अधिकार है। 14 से लेकर 32 तक हमारे मूल अधिकार है। भारत में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 जो है वो क्या प्रदान करता है? जो अनुच्छेद 19 जो है 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। कितने? 6 स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें 6 स्वतंत्रताएं मिलती हैं। इस पर व्यक्ति की स्वतंत्रता, पार्टी बनाने की या कहीं भी बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, ये सब किसके अंतर्गत आता है? हमारे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? जो भारत में मूल अधिकार होते हैं किसके माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं वो किसके माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है अनुच्छेद 32। कौन सा है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार के द्वारा उसे सुनिश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है?
राज्यों द्वारा, अनुच्छेद 15 में राज्यों द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं हो, कहाँ किसके आधार पर होता है? जन्म, भाषा के आधार पर जो है, देखो जन्म स्थान, प्रजाति और जाति, मतलब जाति के आधार पर, जन्म के स्थान पर, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, लेकिन ये भाषा के आधार पर भी नहीं करना है। ओके, वर्जित नहीं है ये, मतलब मूल अधिकार में लिखा नहीं है हमारे कि भाषा के अधिकार पे भी नहीं करना, भाषा शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की कौन कौन हटा सकता है? जो उच्च सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको कौन हटा सकता है? तो उनको हटा सकता है हमारा राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? हमारा राष्ट्रपति हटा सकता है। किसको? उच्च हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? जो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है राज्यसभा में, वो किस आधार पर दिया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या। जहाँ जितनी जनसंख्या राज्यों को उतना प्रतिनिधित्व बढ़ जाता है। ओके दोस्तों, जितनी कम जनसंख्या उतना उनकी प्रतिनिधित्व कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कि निम्नलिखित में से कौन सी रीट मांगी जा सकती है? तो उसको कौन सी रीट मांगी जाती है? जब यदि कोई आदमी गुम हो जाए या हिरासत में होने की शंका हो, लेकिन किसी को पता ना हो, तो कौन सी रीट मांगी जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब शरीर के साथ उसको पेश करिए। क्या? शरीर सहित उसको पेश करिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? जो संसद को कौन भंग कर सकता है? तो हम जानते हैं संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना भेजिए, क्योंकि अभी जो यूपीएसआई और एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है, उसके लिए जो हम इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं 50 क्वेश्चन का रैपिड फायर, 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और गारंटी देते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन इनमें से फिक्स है आपको एग्जाम में मिलना। हम आपको एकदम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर तो हैं ही हैं, और कुछ इसमें नए क्वेश्चन भी पुटअप किए गए हैं जो कि आपके अगले एग्जाम में आ सकते हैं। और अधिकतर देखेंगे आप लोग कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से ही बने हैं। 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो जो पेपर होते हैं वो अक्सर रिपीट करते रहते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको देखिए। पक्का बता रहे हैं 50 में से तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको फंसना ही फंसना है एसएससी या यूपीएससी वालों के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एमिकस। अगला क्वेश्चन हमारा एमिकस क्यूरियस कौन होता है? एमिकस जो क्यूरियस होता है वो कौन होता है? तो वो होता है हमारे न्यायालय का मित्र। कौन होता है? न्यायालय का मित्र जो है एमिकस क्यूरियस। क्या? एमिकस क्यूरियस होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसको कितने सदस्य होने चाहिए? जो संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? जो विपक्ष के नेता होते हैं उनके कितने सदस्य होने चाहिए मान्यता प्राप्त करने के लिए? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। कितना? कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना आवश्यक है मान्यता प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पुनरीक्षित कार्य का क्या अर्थ है? जो न्यायिक पुनरीक्षित होता है उसका क्या अर्थ होता है उच्चतम न्यायालय में? ओके दोस्तों, तो उसका अर्थ होता है जो वो है कानूनों की संवैधानिक वैधता पर परीक्षण। क्या? कानूनों की संवैधानिक वैधता पर परीक्षण। जो कानून बनाए गए हैं वो संवैधानिक तौर पर सही है, लीगल है या नहीं, उनका परीक्षण क्या बोलता है? न्यायिक पुनरीक्षण। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? जो हमारे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो वो है धर्म के आधार पर। किसके आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है? वो है धर्म के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय व्यवहार में शून्यकाल कब शुरू हुआ? जो हमारे शून्यकाल का पहले पूछ लेगा कि शून्यकाल किस देश से लिया गया है? तो वो भारत खुद लिया था, किसी देश से ये ग्रहण नहीं किया गया। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा है शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो शून्यकाल खुद भारत ने अपनी तरफ से, मतलब अपनी तरफ से दिया है, ना कि किसी देश से ग्रहण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकाल कब शुरू हुआ था? शून्यकाल 1962 में। कब? 1962 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखानुदान का अर्थ क्या होता है? जो लेखानुदान होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है नियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों की मांग के संबंधित में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। मतलब अनुदान के लिए मांगों के संबंध में, जो मांग होते हैं उनके संबंध में कुछ व्यय करने की जो स्वीकृति मिलती है, उसके लिए क्या उसको बोलते हैं? लेखानुदान।
अगला क्वेश्चन हमारा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रस्तावना को किस प्रक्रिया द्वारा निरस्त किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे किस संविधान संशोधन द्वारा इसको निरस्त किया गया था। चलिए हम बता देते हैं, लेकिन आप लोग ट्राई करिएगा, कुछ समय आप लोगों से मांग रहे हैं। आपको बताना है कि 370 का जो अनुच्छेद 370 का प्रावधान है किसके द्वारा किस प्रक्रिया द्वारा निरस्त किया गया था। तो ये उत्तर जो हो जाता है हमारा, वो हो जाता है राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसको निरस्त किया गया था। आप लोगों आज का वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो हम लाने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी पर। किस पे आने वाला है? इंडियन जियोग्राफी, जो कि अति महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपको जरूर पूछने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है एग्जाम में। और ये सब क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी ऐसा सेक्शन है जो कि हर एग्जाम के लिए, खासकर तो यूपीएसआईओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि लगातार इसकी संख्याएं जो हैं बढ़ रही हैं। जो पॉलिटी की संख्या है यूपीएसआई में लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो आप लोग हमारा वीडियो जरूर से जरूर देखिए। आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ जो भी मदद मिलता है इसको शेयर करिए, आपके जो फ्रेंड है फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जो भी जिसको भी इस वीडियो की आवश्यकता है उनके तक ये पहुँचाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।